जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे स्मृतिस एंड स्मृतिकार्स। इसके अंदर आपके 6 आते हैं, पर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम आज पढ़ेंगे, और जो बचेंगे 3 उनको फिर कभी पढ़ेंगे। हम इसके बाद डायरेक्टली मूव हो जाएंगे इस्लामिक क्रिमिनल लॉ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो आपके 3 स्मृति इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है मनु स्मृति, सेकंड हो याज्ञवल्क स्मृति, और लास्ट वन नारद स्मृति। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये जानो, ये जो मनु, नारद और याज्ञवल्क, इन तीनों लोगों की जो स्मृतिस है वो आज प्रेजेंट फॉर्म में हमारे पास कंप्लीट टेक्स्ट अवेलेबल हैं। बाकी जो रिमेनिंग 3 स्मृतिस हैं उनका कंप्लीट टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। वो फ्रेगमेंट यानी टुकड़ों में हमारे पास अवेलेबल हैं, है ना। स्मृति एंड स्मृतिकार में सबसे पहला टॉपिक है मनु स्मृति। अब मनु कौन थे? अगर हम बात करें मनु की, तो हम लोग जानते हैं ही वॉज अ फर्स्ट लॉ गिवर इन द कंट्री। मनु स्मृति इज नोन एज सुप्रीम अथॉरिटी इन द एंटायर कंट्री। बट मनु की आइडेंटिटी अननोन है। एग्जैक्टली मनु कौन थे ये कोई जान नहीं पाया है, और आपको जानना भी नहीं है, क्योंकि कहीं पे लोग उनका नाम वृद्ध बताते हैं, मतलब उनके नाम के साथ अटैच किया जाता है। कहीं उनको बृहद बताते हैं, कहीं पर उनको आदिमानव बोलते हैं। तो एग्जैक्ट आइडेंटिटी मनु की अननोन है। बट वेदास में लिखा हुआ है कि वॉट एवर मनु सेज इज मेडिसिन। मतलब वेदास में बताया गया है कि मनु की अथॉरिटी सुप्रीम है। मनु ने जो कहा है वो सही कहा है। तो उस टाइम पीरियड की जो सोसाइटी थी उसका बहुत अच्छा डिटेल वर्जन मनु स्मृति में हमें देखने को मिल जाएगा कि उस टाइम पीरियड की सोसाइटी कैसी रही होगी। बात करते हैं मनु स्मृति की। अब इन्होंने बात की, ये सुप्रीम अथॉरिटी है। इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं और 2694 श्लोक्स हैं। अब सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है एज अ लॉ स्टूडेंट। हमें ये जानना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो लॉ पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें आपको 8th चैप्टर आपको याद रखना है। 8th चैप्टर में क्या दिया हुआ है? 8th चैप्टर में इट इज़ गिवन द रूल्स ऑफ 18 टाइटल्स। जो 18 टाइटल्स हम लोगों ने व्यवहार में यानी धर्मशास्त्र के 3 मेन पार्ट में पढ़ा था, उसमें से एक व्यवहार था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, तो उसमें सिविल लॉ था। तो उसके रूल्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है अच्छे से। एंड इस 8th चैप्टर में दोनों रूल्स आ जाएंगे, मतलब दोनों लॉस आ जाएंगे। कौन कौन से? सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो आपको ये 8th चैप्टर याद रखना है। मनु स्मृति में हमें वो चीज़ें देखनी है जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो मनु स्मृति में दिया हुआ है कि लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग, मतलब किंग से भी बड़ा लॉ को माना गया है। भले ही वो लॉ किंग ने ही बनाया हो, पर किंग लॉ से ऊपर नहीं है। दैट्स वाई मनु सेड दैट किंग इज सबऑर्डिनेट टू लॉ। मनु स्मृति के अनुसार जो कानून है उससे किंग सबऑर्डिनेट है, यानी नीचे है। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा लॉ ही है, किंग उससे नीचे है। तो ये आपको याद रखना है। मनु के अकॉर्डिंग किंग इज मियरली आ लॉ इन्फोर्सर। किंग की अगर हम और चीज़ों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास अथॉरिटी थी दंड देने की, क्योंकि दंड को एक सेकुलर इंस्ट्रूमेंट माना गया है जो किंग के पास होगा। देखो, इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये रहेगा कि कोई भी लॉ को तोड़ने की सोचेगा नहीं, एंड सेकेंडली अगर लॉ तोड़ेगा तो पनिशमेंट पाएगा। तो ये सब चीज़ें मनु स्मृति में डिटेल में दी हुई हैं। और अगर हम मनु स्मृति की बात करें तो इसकी लैंग्वेज क्या थी?
इसकी लैंग्वेज संस्कृत थी, जाहिर सी बात है, पर इसके साथ साथ मनुस्मृति की लैंग्वेज क्लियर है, कंसाइज है, बहुत ही अच्छे से क्लेरिफाइड वे में दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है मनुस्मृति के बारे में। अब देखो कस्टम्स के बारे में मनुस्मृति में क्या दिया गया है। कस्टम को माना गया है या नहीं माना गया है, फेवर किया गया है मनु ने कि नहीं किया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मनु ने कस्टम को सदाचार कहा है। एंड ही सेड कि कभी भी कोई लॉ बने तो उसको कस्टम को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब कस्टम उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि लॉ है, ये मनु कहते हैं। और इसी के साथ मनु ने कहा है कि जब भी किंग जस्टिस करे यानी न्याय करे या कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करे तो उसको उस समाज के जो लोकेलिटी के जो कस्टम हैं उसे ध्यान रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। फिर आप लिख सकते हो 200 BC के टाइम पीरियड पे मनुस्मृति कंपाइल की गई। When the मनुस्मृति was written, where the times of reveal of Brahmanism, जब मनुस्मृति लिखी गई तो उस समय ब्राह्मणवाद का जो प्रकोप था वो बहुत अधिक था। और एक बात याद रखना, फर्स्ट लीगल बुक मनुस्मृति थी। मनुस्मृति इज पर्टिकुलरली हार्श टू वुमेन एंड शूद्रास। ही सपोर्ट द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ ब्राह्मण्स। कहने का मतलब मनुस्मृति वुमेन के लिए और शूद्रास के लिए बहुत ज़्यादा कठोर थी, लेकिन वो डोमिनेंट पोजीशन थी ब्राह्मण्स की। मतलब मनुस्मृति ब्राह्मण्स को सपोर्ट करती थी। तो ये सारे पॉइंट इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में। मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति आई और याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति पर थोड़ी बहुत बेस्ड थी और इसके अंदर थोड़ी लॉजिकल चीज़ें थी और इनकी स्मृति ज़्यादा सिंथेसाइज्ड है, ज़्यादा कंसाइज है। ओके, याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद को अपना बेसिक टेक्स्ट यूज़ किया है। ऑल्दो मनुस्मृति पर बेस्ड है याज्ञवल्क्य स्मृति, इट वॉज रिटन अराउंड बिगिनिंग ऑफ कृष्णा इरा। याज्ञवल्क्य मनुस्मृति पर बेस्ड है बट याज्ञवल्क्य बिलोंग टू शुक्ल यजुर्वेद स्कूल ऑफ थॉट। याज्ञवल्क्य बिलोंग टू मिथिला नॉर्दर्न बिहार, प्रॉपरली डिवाइड किया गया है सेक्शन वाइज। याज्ञवल्क्य स्मृति डिवाइड है इनटू 3 सेक्शंस। पहला है ऑल टॉपिक आर अरेंज इन देयर प्रॉपर प्लेसेस एंड रिपीटिशन इज अवॉइडेड। इन्होंने सभी टॉपिक्स को अरेंज किया है प्रॉपर वे में और इन्होंने कोशिश की है कि रिपीटिशन ना हो, मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट ना किया जाए। जैसे हम लोग करते हैं ना एग्जाम में आंसर राइटिंग करते वक्त एक ही वर्ड को पता नहीं कितनी बार रिपीट कर देते हैं, तो याज्ञवल्क्य ने रिपीटिशन को अवॉइड किया है। सेकंड है ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट फाउंड इन द मनुस्मृति आर डील विद बाय याज्ञवल्क्य इन अ प्रिसाइज मैनर। थर्ड है ब्रेविटी इज द हॉलमार्क ऑफ द वर्क। ब्रेविटी मतलब शॉर्ट में याज्ञवल्क्य स्मृति में हमें चीज़ें मिल जाती हैं, इसीलिए ब्रेविटी इज द हॉलमार्क ऑफ द वर्क। देखो एक बात जान लो, याज्ञवल्क्य कहीं कहीं जगह ये मनु से थोड़े से डिफरेंट है। कैसे? जैसे जैसे सोसाइटी चेंज हुई तो इन्होंने अपनी स्मृति में उस सोसाइटी चेंज को भी दिखाया है। अच्छा, कैसे दिखाया है? देखो, इन्होंने मनुस्मृति को बेस माना है। जो जो चीज़ें मनु ने बात की है वो सब इन्होंने भी बताया है, बट कहीं कहीं कुछ इंटरप्रिटेशन डिफरेंट आ जाती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि सोसाइटी डिफरेंट होने लगी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, जो मनु थे उन्होंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजरल लॉ नहीं दिया है, पर याज्ञवल्क्य ने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजरल लॉ दी हुई है। इनकी स्टाइल बहुत ही फ्लोइंग और डायरेक्ट है।
देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मनु ने बताया था कि किंग इज सबऑर्डिनेट टू लॉ, बट किंग को ये शक्ति कहाँ से मिलती थी? ये शक्ति भगवान से मिलती थी। सो मनु के अकॉर्डिंग किंग के पास डिवाइन अथॉरिटी है, रूल करने के लिए डिवाइन अथॉरिटी है, लॉ बनाने के लिए। बट ऐसी कोई भी डिवाइन राइट्स याज्ञवल्क्य प्रमोट नहीं करते हैं। याज्ञवल्क्य ने तो कहा था कि दैट किंग इज सबऑर्डिनेट टू लॉ, बट डिवाइन राइट ऑफ किंग को सपोर्ट नहीं किया है याज्ञवल्क्य ने। देखो, मैं दोनों को रिलेट करके पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हम आगे बात करें तो मनु ने दंड यानी पनिशमेंट के बारे में बताया था, तो याज्ञवल्क्य ने भी पनिशमेंट यानी दंड को प्रमोट किया है कि किंग के पास एज अ लॉ इन्फोर्सर उसके पास ये पावर है कि वो दूसरों को दंड दे सकता है। और अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने पीछे पढ़ा कि मनु बहुत कठोर थे वुमेन्स और शूद्रास के प्रति, और मनु ने ब्राह्मणिज्म को बहुत सपोर्ट किया था। तो याज्ञवल्क्य आल्सो सपोर्ट ब्राह्मणिज्म, बट ये कठोर नहीं थे वुमेन्स और शूद्रास के प्रति। गाइस, सॉरी फॉर दैट, मैं आपको बताना भूल गया कि मनु बहुत ही कठोर थे शूद्रास और वुमेन्स के प्रति। मनु का मानना है कि अगर कोई शूद्र लड़का किसी ब्राह्मण लड़की से शादी करता है तो उसके लिए प्रायश्चित यही रहेगा, उसकी मौत, यानी उस शूद्र लड़के को मार दिया जाए, यानी कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी। अब मान लो कोई ब्राह्मण है, किसी ब्राह्मण ने किसी शूद्र को जान से मार दिया, है ना, तो उस ब्राह्मण के लिए प्रायश्चित यह था कि वो उस गांव को छोड़ दे, यानी उसे किसी भी तरह का फिजिकल टॉर्चर नहीं मिलता था। लेकिन शूद्र कोई गलती कर रहा है तो डायरेक्ट कैपिटल पनिशमेंट, है ना, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं इंक्लूड। तो मैं कहाँ था, तो याज्ञवल्क्य आल्सो सपोर्ट ब्राह्मणिज्म, बट ये कठोर नहीं थे वुमेन्स और शूद्रास के प्रति। याज्ञवल्क्य बहुत ही लिबरल यानी बहुत ही नरम स्वभाव के थे फॉर शूद्रास और वुमेन। इन्होंने बताया है कि वुमेन को प्रॉपर्टी में हक मिल सकता है, उनको राइट है प्रॉपर्टी को होल्ड करने का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा गले में दर्द हो रहा है। मैं प्रयास करूँगा कि अपनी आवाज़ को थोड़ा क्लियरिटी में रखूँ, है ना। मतलब गले में दर्द क्या है यार, खांसी आ रही हुई, तो मैं एकदम पॉज ले लेकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। याज्ञवल्क्य ने कस्टम्स को बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है कि ऐसे कोई लॉ ना बने जो कस्टम को अपोज करते हो, यानी कस्टम के अगेंस्ट हो, है ना। सो इन्होंने भी कस्टम को फेवर किया है। याज्ञवल्क्य स्मृति इज अ ग्रेट एडवांसमेंट ओवर मनु स्मृति। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे उन्होंने रिलीजियस और पॉलिटिक्स को अलग करने की कोशिश की है। ही टेक्स अ लिबरल व्यू ऑफ द क्रिमिनल पेनाल्टीज। याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर जो पनिशमेंट थी वो काफ़ी लिबरल थी। मनु स्मृति के अंदर जो पनिशमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कठोर थी, जैसा मैंने बताया आपको पीछे, है ना। यानी अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर पर चोरी करेगा तो जो पनिशमेंट बहुत ज़्यादा कठोर थी। अगर कोई शूद्र ब्राह्मण की लड़की से शादी करेगा तो उस केस के अंदर पनिशमेंट केवल मौत थी, मैंने बताया आपको, है ना। पर याज्ञवल्क्य स्मृति थोड़ी सी लिबरल थी। अभी तक हमने पढ़ा मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, और अब पढ़ेंगे नारद स्मृति। मैंने आपको बताया था कि ये तीन ऐसी स्मृति हैं जिनके टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल हैं कंप्लीट फॉर्म में। नारद नेपाल से बिलोंग करते थे। इनका अप्रॉक्स डेट ऑफ वर्क था 200 AD। नारद स्मृति डील्स विद ओनली व्यवहार यानी सिविल लॉ। ये स्मृति आचार और प्रायश्चित से डील नहीं करती है ना। जो ये नारद स्मृति है ये फर्स्ट लीगल कोड है विच इज मोस्टली फ्री फ्रॉम मोरल एंड रिलीजियस फीलिंग्स। थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है इसमें, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ सिविल लॉ पर बेस्ड है इनका वर्क। एंड ही आल्सो डील्स विद लॉ ऑफ प्रोसीजर एंड प्लीडिंग्स इन डिटेल।
बहुत ही डिटेल में ये सब चीज़ें दी गई हैं। इन्होंने सब्सटेंटिव लॉ को डिटेल में नहीं बताया है। हिज वर्क इज वेरी लॉजिकल एंड लीगल। जो नारद स्मृति है वो पूरी तरीके से लॉजिकल है और पूरी तरीके से लीगल है। ये पूरी तरीके से लीगल है तो इसी वजह से नारद स्मृति को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल प्रोसीजर है और एक है जुडिशियल असेंबली है। जुडिशियल प्रोसीजर किससे रिलेटेड है? ये कोर्ट से रिलेटेड है, रूल्स प्रिंसिपल से रिलेटेड है। जुडिशियल असेंबली में क्या है? इसमें लॉ से रिलेटेड 18 टाइटल्स ऑफ लॉ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और अगर हम बात करें तो नारद स्मृति भी बहुत ही ज़्यादा क्लैरिफाइड है, ज़्यादा अच्छे से लिखी गई है इन अ मोस्ट सिस्टमैटिक मैनर, है ना। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द नारद स्मृति इज़ दैट इट इज़ वेरी सिस्टमैटिक एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटाइज ऑन रूल्स ऑफ लॉ। इसमें बहुत ही अच्छे से रूल्स बताए गए हैं। और एक बात जान लो, नारद ने अपनी सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को बहुत ही बोल्डली एक्सेप्ट किया है। मतलब एग्जैक्टली उन्होंने जो सोसाइटी में चेंज हो रहा था, अगर उन्हें लगा कि मनु स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति में जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो नारद ने वो चीज़ें सपोर्ट नहीं की हैं। मतलब कि उससे डिफरेंट बातें इन्होंने लिखी हुई हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने अपने सोसाइटी में जो बोल्डली स्टेप को एक्सेप्ट किया है। सो दिस वाज द बोल्ड स्टेप टेकन बाय द नारद। नारद ने किंग के बारे में क्या बताया है? तो इन्होंने किंग को डिवाइन नहीं माना है। डिवाइन अथॉरिटी दी थी मनु ने, इन्होंने डिवाइन नहीं माना है। इनका मानना है कि किंग सबऑर्डिनेट तो है लॉ के, लेकिन किंग के पास वो अथॉरिटी है कि वो लॉ बना सके। अब देखते हैं इन्होंने कस्टम के बारे में क्या कहा है। देखो, हर स्मृति के अंदर कस्टम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। कस्टम यानी रिवाज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पेशली नारद ने ये कहा था कि कस्टम सब चीज़ को ओवर रूल कर देती है, यानी कस्टम बड़ा है सेक्रेट लॉ से। फॉर एग्जांपल, किसी एरिया या किसी लोकेलिटी की जो कस्टम है वो उन्हें कोई काम करने के लिए परमिशन देती हैं और लॉ उस काम को करने के लिए मना करता है, तो कस्टम हमेशा ओवर रूल करेगी, यानी कस्टम को इन्होंने सर्वोच्च माना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ नारद वाज प्रोग्रेसिव सेज। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव ऋषि हुए थे क्योंकि ये बहुत लिबरल थे टुवर्ड्स शूद्रास और वुमेन। ही आल्सो रिकॉग्नाइज that in certain circumstances a woman can leave her husband and take another। नारद स्मृति मनु स्मृति से बहुत ज़्यादा लिबरल थी और सॉफ्ट व्यूज थे टुवर्ड्स वुमेन और शूद्रास। ये चीज़ ध्यान रखना कि नारद स्मृति में ये कहा गया था कि वुमेन कुछ केसेस के अंदर अपने हस्बैंड को छोड़ सकती हैं या डिवोर्स यानी विवाह विच्छेद कर सकती हैं और दूसरा विवाह भी कर सकती हैं। जैसा मैंने पीछे बताया ही था कि नारद बहुत ही प्रोग्रेसिव ऋषि हुए थे और इन्होंने वुमेन के राइट्स यानी अधिकार के बारे में बात की कि वुमेन को अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी रख सकती हैं और साथ ही साथ अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट भी कर सकती हैं। ही वॉज नॉट हार्श टू वुमेन एंड शूद्रास। तो ये बता चुका हूँ मैं आपको। दरअसल ये पीछे हवा चल रही है तो इसीलिए थोड़ा भड़बड़ा रहा है बीच में। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कोई पॉइंट तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नारद स्मृति कह रही थी कि जो किंग का लॉ मेकिंग पावर है वो भी सुपीरियर है। जिस प्रकार सेक्रेड लॉ को कस्टम ओवरराइड कर लेती है, यानी किसी लॉ के ऊपर यदि उसके अपोजिट कोई कस्टम है तो कस्टम को कंसिडर किया जाएगा। और कस्टम के बाद में यदि किंग ने कोई लॉ बना दिया
तो उस किंग के जो लॉ हैं, राजा का जो कानून है, वो सर्वोच्च माना जाएगा, यानी वो कस्टम से भी सुपीरियर माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब कस्टम को बड़ा माना गया है और कब किंग के लॉ को बड़ा माना गया है। आई होप आपको तीनों स्मृति समझ में आ गई होंगी। तो आज तक हम इतना रखते हैं, है ना। जो बचेंगी 3 स्मृतिस, दरअसल उनके जो है ना वो फ्रेगमेंट्री फॉर्म में है, यानी जो उनमें जो मिलता है हमें इन्फॉर्मेशन वो फ्रेगमेंट फॉर्म में है। लेकिन जो मैंने बताया आपको 3 स्मृति, मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, ये हमें कंप्लीट फॉर्म मिलता है, कंप्लीट टेक्स्ट में मिलता है ना। तो ये 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि जो 3 बच्चे पढ़ाऊंगा नहीं, वो पढ़ा दूंगा बाद में, ठीक है। इसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको ट्रेडिशन एंड कस्टम, फिर मैं डायरेक्टली मूव हो जाऊंगा इस्लामिक क्रिमिनल लॉ के ऊपर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। उससे क्वेश्चन आना कन्फर्म है। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझे पर्सनली करके मैसेज मुझसे नोट्स पा सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।